हेलो स्टूडेंट, मैं रश्मि आज आपको 7th क्लास की एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसके बारे में थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में उसको भी समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इसका हिस्ट्री का जो डिवीज़न किया गया है वो कैसे किया गया है, 19th सेंचुरी में कैसे डिवीज़न हुआ है, 18th सेंचुरी में कैसे डिवीज़न किया गया है, या आज की पीरियड में कैसा डिवीज़न है, ये पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, भारतवर्षा, और ये जो है इतने जो नाम हैं इनके पीछे क्या कारण था ये नाम होने का, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। और जो है इसके अलावा हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री भी पढ़ा था। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने पढ़ा था क्लूज़ एंड एविडेंस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, इंस्क्रिप्शन है, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग एंड क्लोथ्स हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग स्टडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट है यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है, और ये है लिटरेरी सोर्सेज। देखिए अब ये लिटरेरी सोर्सेज क्या था कि देखिए लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक, और सोर्सेज मतलब स्रोत। तो लिटरेरी सोर्स जो है 13th सेंचुरी में इसमें जो पेपर है, पेपर का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था। अब साहित्य लिखने के लिए तो कागज़ की ज़रूरत होती है ना आज के पीरियड में, लेकिन तब तो कागज़ था नहीं। तो ये जो इन्वेंशन पेपर का नहीं हुआ था तो इसके लेकिन लिखा तो जाता ही था इतिहास। तो ये कैसे लिखा जाता था? ये लिखा जाता था पाम लीव और बर्च बाग पे। पाम लीव का मतलब जो ताड़ का पत्ता होता है उसको पाम लीव बोलते हैं, और बर्च बार्क मतलब भोजपत्र। तो इन पर साहित्य लिखा जाता था, और इससे ही मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा जाता है। आज जो हम उसको देखते हैं तो इसमें ही लिखी हुई चीज़ों को हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, और हिंदी में से पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में लिखी गई यह बुक्स विभिन्न रूलर्स की साम्राज्य की गतिविधियों का और इतिहास का विवरण थी। तो इस टाइम पीरियड में जितनी भी ये बुक्स वगैरह लिखी जाती थी तो रूलर्स, जो भी रूलर्स थे उस समय, सम्राट होते थे या बादशाह होते थे, तो उनके बारे में कि उनके साम्राज्य में क्या था, कैसे था, उन सारी गतिविधियों का वर्णन और उस रूलर के बारे में बताया जाता था। इसके अलावा जो था कि कुछ जो है ऑटोबायोग्राफ़ी भी लिखी गई है। जैसे ऑटोबायोग्राफ़ी का मतलब होता है आत्मकथा जो ये बादशाह होते थे ये खुद ही लिखते थे, स्वयं से लिखते थे। तो वो आत्मकथाएं लिखी गई हैं, लाइक बाबरनामा, जहांगीरनामा, ये इन्होंने खुद ही लिखी है। और इसके अलावा इसमें हमने ये भी देखते हैं कि इसमें कुछ जो ट्रैवलर्स थे, तो ये जो ट्रैवलॉग्स थे इसका मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। तो ये जो ट्रैवलॉग्स हैं, यात्रा वृत्तांत जो मिले हैं हम लोगों को, लिखे गए हैं, तो ये विदेशी ट्रैवलर द्वारा लिखे गए थे। और ये जो विदेशी ट्रैवलर थे ये इंडिया में उस समय आए थे यात्रा करने के लिए। कुछ ट्रैवलर आते थे पढ़ने के लिए, तो उनके द्वारा ये जो है ट्रैवलॉग्स लिखे जाते थे, यात्रा वृत्तांत लिखी जाती थी। जैसे कि मेगास्थनीज आए थे, हिनसोंग आए थे, फाहियान आए थे। अब मेगास्थनीज की अगर बात करें तो मेगास्थनीज कब आए थे? मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य वही जिनका मौर्य एम्पायर था पूरा, जो फर्स्ट रूलर थे उसके, तो मेगास्थनीज उनके टाइम पीरियड में आए थे। इसके अलावा हेनसांग आए थे, ये चाइना से आए थे हेनसांग। तो ये जो हेनसांग थे ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। ये फाहियान भी चाइना से आए थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। और ये जो आए थे तो उस वक्त कौन सा पीरियड था? गुप्त वंश चल रहा था उस समय। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आए थे देश में। इसके अलावा और भी कई सारे जो है आए थे, ट्रैवलर आए थे बाहर से यहाँ पर, और हमारे देश के बारे में कई सारी बातें लिखी है, देश की यात्रा के दौरान लिखी गई। इन लोगों ने उस पीरियड के शासकों का बिल्कुल सही विवरण दिया है। इनकी जो स्क्रिप्ट हम लोगों को मिली है उसमें इन्होंने बिल्कुल सही विवरण दिया है। और जो इनकी किताबें थी मैक्सिमम किस पे, रिलीजियस मैटर या साहित्यिक मैटर पर थी इनकी किताबें।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इसको भी देखिए समझ लेते हैं कि जब मिडिवल पीरियड चल रहा था तो उस समय जो डेवलपमेंट हुए थे, कुछ विकास हुआ था उस समय, तो वो क्या क्या हुआ था। अब जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है राइज ऑफ राजपूत्स। अब राइज ऑफ राजपूत्स मतलब जो राजपूत थे उस समय, राजपूत शासक थे मिडिवल पीरियड में, उनका उदय हुआ था। तो वो राइज ऑफ राजपूत का मतलब कि साहित्यिक, ये जो साहित्यिक शब्द है राजपूत, इसका अर्थ होता है शासक का बेटा, ये माना जाता था। लेकिन इसमें उपमहाद्वीप के राजा, प्रमुख सैनिक, कमांडर, ये लोग भी शामिल थे। किसमें? राजपूत्स में। और इन्हें अत्यंत क्या समझा जाता था? बहादुर समझा जाता था, महान समझा जाता, वफ़ादार समझा जाता था। इन्हें अत्यंत बहादुर, महान और वफ़ादार समझा जाता था। और इस पीरियड में और भी लोग थे, जैसे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम, कायत्स, ये सारे लोग थे उस पीरियड में। और इन लोगों का भी राजनीतिक महत्व मिडिवल पीरियड में बढ़ गया था। नेक्स्ट आता है डिटीरिएशन ऑफ द सोशल कंडीशन। इसको समझ लेते हैं कि डिटीरिएशन का मतलब होता है विकृत। सोशल कंडीशन जो हो गई थी उस समय, समाज में जो सोशल कंडीशन थी वो बहुत बिगड़ चुकी थी। और इस काल में सोशल कंडीशन व्यवस्था बिगड़ने का कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे। जैसे कि एक कारण था इसमें, ये देखिए, एक कारण था इसमें कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था। जो कास्ट सिस्टम चलता है इंडियंस में, ये बहुत कठोर हो गया था। और ब्राह्मणों का समाज में प्रभुत्व बढ़ गया था। तो ये सारे रीज़न थे। इसके अलावा और भी थे कि मैनी सोशल इविल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगमी, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ चुके थे। सती सिस्टम वो होता था कि जब किसी स्त्री का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस स्त्री को भी उसकी चिता के साथ जलना होता था। तो ये होता था सती सिस्टम। और ये भी इविल्स हमारी सोसाइटी में उस वक्त थी। चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, बहुत सारे विवाह स्त्री पुरुष कर लेते थे। ख़ास तौर पे पुरुष बहुविवाह करते थे, कई स्त्रियां उनकी होती थी, कई सारी वाइफ्स रखते थे वो लोग। तो ये सारे जो है इविल्स थे सोसाइटी में उस वक्त। और स्त्रियों की जो कंडीशन थी तो ऑब्वियसली ख़राब होनी है। जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो स्त्रियों की दशा भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जो गर्ल्स थी, गर्ल्स को हाई एजुकेशन प्राप्त करना मना था। कब? मिडिवल पीरियड में। तो ये सारे इविल्स थे उस वक्त सोसाइटी में। तो डिटीरिएशन तो होना स्वाभाविक सी बात थी उस समय। अब नेक्स्ट आता है रेज ऑफ इस्लाम। अब ये जो राइज़ ऑफ इस्लाम है, इसमें क्या हुआ था उस वक्त कि इस पीरियड के दौरान एक नया धर्म, इस्लाम धर्म आया। अपना जो ये कहते हैं हिंदू धर्म, वो सबसे प्राचीन है और जो इस्लाम है उसके बाद आया है। तो ये जो नया धर्म इस्लाम आया है, इसमें क्या कहा जाता था कि इस्लाम में अल्लाह और उनके आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा जो है पवित्र बुक, एक पवित्र पुस्तक थी उनकी, कुरान, उसमें दी गई है। और इसमें जो है इसके कई सारे शासक जो थे, इसके संरक्षक थे, इस्लाम धर्म के संरक्षक थे। तो ये उस वक्त तो मिडिवल पीरियड में कई सारे मुग़ल शासक थे, सल्तनत पीरियड में भी कई सारे जो मुस्लिम शासक थे। तो इन लोगों ने इस्लाम को संरक्षित किया और इसलिए जो है इस्लाम धर्म धीरे धीरे करके सर्वोपरि होने लगा था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है, देखिए ये नेक्स्ट आता है कल्चरल प्रोग्रेस। अभी जो कल्चरल प्रोग्रेस थी, इसमें क्या था कि मिडिवल पीरियड में महान संस्कृति की प्रगति हुई थी। अब क्या हुआ था कि संस्कृति को भी संरक्षण मिलता था। अब मुग़ल पीरियड में देखिए राजपूत भी थे और मुग़ल्स भी थे। तो ये मिडिवल पीरियड में संरक्षण मिलता था क्योंकि ये दोनों ही जो है वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के संरक्षक थे। और उन्होंने क्या किए थे, ब्यूटीफुल फोर्ट्स बनवाए थे, पैलेस बनवाए थे, टेम्पल्स बनवाए थे इन लोगों ने, और कई सारी चीज़ें बनवाई थी। और ये लोग कवियों का भी संरक्षण करते थे। इनकी जो कोर्ट होती थी, कोर्ट में बहुत सारे पोएट भी होते थे। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विद फॉरेन लैंड्स। अब इसका मतलब है कि विदेशी भूमि के साथ भारत का संपर्क।
अब विदेशी भूमि के साथ भारत का संपर्क कैसे हुआ होगा? कई सारे लोग आते थे यहाँ पे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है कि कई सारे जो विदेशी आए थे यहाँ पर, ट्रैवलर आए थे, जैसे फाहियान, हेनसोंग और मेगास्थनीज, ये लोग बाहर से तो आए थे। तो ये सारे लोग आए थे यहाँ पर, कुछ पढ़ाई करने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ तक्षशिला बहुत पुराना विश्वविद्यालय था, नालंदा था, तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे। और कुछ लोग जो है अपने व्यापार के उद्देश्य से भी आते थे, तो यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ के बीच। तो ये इस वजह से विदेशी लोग यहाँ पे आते थे, तो उनके साथ कांटेक्ट होना भारत का ये स्वाभाविक सी बात है। तो इस काल में भारत का अरब्स, तुर्क्स, मंगोल्स, चाइनीज़, यूरोपियंस, इनके साथ क्या था? कांटेक्ट था। फिर देखते हैं हम लोग कि आगे जो है, देखिए इसमें जो है क्या हुआ था कि विदेशी यात्री आए, व्यापार होता था। अब विदेशी यात्री आते थे तो व्यापार भी होगा। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल कस्टम। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल कस्टम में कि नई सामाजिक प्रथा का विकास हो गया था। कैसी सामाजिक प्रथा? कि आज हम जिन सोशल कस्टम का पालन करते हैं उसमें से अनेक इस काल में प्रचलित हैं। तो कई सारे जो सोशल कस्टम हैं जो आज भी प्रचलित हैं, ऐसे भी देखने को मिलते हैं। और ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। कौन सा? मिडिवल पीरियड जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेट करता हुआ आज भी बहुत कुछ है। एंशिएंट पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हों या मैन्यूस्क्रिप्ट हों, वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन मिडिवल पीरियड का हमें लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं। किंतु इसका मतलब ये है कि अगर मिडिवल पीरियड का हम लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह है, बुक्स है या आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, तो इससे हम लोग उस समय के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं। और प्राचीन काल की तुलना में, यानी कि एंशिएंट पीरियड की तुलना में, इस पीरियड के बारे में, इतिहास के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न या अस्पष्टता नहीं है। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।